नमस्कार। सुबह का वक्त बेहद खास होता है क्योंकि हर नए दिन के साथ कई नई उम्मीदें भी जाग जाती हैं। हर आने वाले नए दिन के साथ नई ताजगी और नए सपने भी दस्तक देने लगती हैं और ये विश्वास हो जाता है कि ज़िंदगी भी और भी ताज़ा हो जाएगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। इसी के साथ मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। अ वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, अमूमन यह देखा जाता है प्रायः सुबह के वक्त हर घर, हर मंदिर, हर चौराहे से मंत्रोच्चारण, भजन की आवाज़ आती है जो हमारे कानों में मधुर रस घोलते हुए हमारे दिल तक पहुंचती है और हमारे मन और मस्तिष्क को और भी ताजगी से लबरेज कर देती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप अच्छी बातें, सकारात्मक आवाज़ को सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी सादगी, उसकी पवित्रता आपके अंतर्मन को छू जाती है। क्योंकि अमृत वचन से सकारात्मक सोच का सृजन होता है जिससे जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इंसान चाहे कोई भी हो, सफलता के लिए उसके कर्म ही आवश्यक होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी उसके वचन की होती है। जी हाँ, आपके वचन, आपकी सोच आपके जीवन में आपको सफलता पाने में आपकी मदद करते हैं और इसलिए बिहार बिहान अपने पहले सेगमेंट में लेकर आता है अनमोल वचन। तो देखते हैं क्या खास है आज हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। डॉक्टर राकेश कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम। मैं डॉक्टर राकेश कुमार मनोचिकित्सक हूँ। मनोरोग चिकित्सक, मनोचिकित्सा या मनोचिकित्सक की जब बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके शरीर में अगर कोई तकलीफ़ होती है तो कई बार आप उसको छू कर, कई बार आप उसे देख कर बता सकते हैं कि आपकी बीमारी क्या है। लेकिन जब आपके पास ऐसे रोगी आते हैं जो मन की बात बहुत बेहतर तरीके से वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि उनके अंतर्मन में क्या द्वंद्व चल रहा है, उनकी परेशानियाँ क्या है, उनकी समस्या क्या है, लेकिन वो आप तक पहुँच पाते हैं। इसके लिए पहले तो वो खुद को तैयार करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि मुझे किसी मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। जब ऐसे रोगी आपके पास आते हैं तो किस प्रकार से आप उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं? इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनको कि हम लोग साइकोसिस बोलते हैं, उसमें पेशेंट खुद से नहीं आ पाता है। उनके व्यवहार में जो चेंजेज होता है, उनके सोच में जो चेंजेज होती है, उसको परिवार वाले समझने लगते हैं। कोई बच्चा जैसे पढ़ाई में कम हो रहा है, या कोई आदमी अचानक से एलूफ रहने लगा, कोई आदमी अचानक से बेवजह लोगों पर शक करने लगा, या वाइफ पर शक करने लगा, या पड़ोसी पर शक करने लगा, तो इन स्थितियों में गार्जियन, पेशेंट खुद नहीं आता है, उनके गार्जियन उसको लेकर के आते हैं। देखिए, ये फलाने फलाने का स्वभाव में इस तरह से कुछ दिनों से चेंज आ रहा है, वो काम पे नहीं जा रहा है, घर में बैठ गया है। तो इन स्थितियों में गार्जियन को भी देखना चाहिए कि अचानक से उनके व्यवहार में जो चेंज आता है, उनके डेली के क्रियाकलाप में अगर डिस्टर्ब होने लगा, तो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। वो 10 दिन 5 दिन से नहीं होता है, ये परसिस्टेंटली अगर 1 महीना 20 दिन या 6 महीने से लगातार उसके इस व्यवहार में गिरावट हो रही है, या व्यवहार में चेंजेज आ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तो लोगों को समझना चाहिए, परिवार वालों को भी समझना चाहिए कि ये इनमें बीमारी एस्टेब्लिश हो गई है। अगर हम बात करें राकेश जी, शारीरिक रोग की और मनोरोग की, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है और शरीर में कई अंग हैं, हर अंग का एक अपना इलाज है, उसके अपने एक डॉक्टर है। मनोरोग की बात करते हैं तो इसका ये क्या है, इसका विज्ञान क्या है, इसका इतिहास क्या है? देखिए, हमारे शरीर में जैसे कि जनरल एग्जाम बीमारी होती है, तो उसमें होता है कि आप ब्लड टेस्ट से या एक्सरे से, एमआरआई से देख करके आप उसका डायग्नोसिस कर लेते हैं। हमारे ब्रेन में
जो हम लोग का व्यवहार होता है, हम लोग का मन होता है, हम लोग की सोच होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी न्यूरोट्रांसमीटर से कंट्रोल होता है। ओके। ब्रेन में सर्टेन केमिकल निकलते हैं जिससे कि हम लोगों के व्यवहार को, स्वभाव को, सोच को कंट्रोल करता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं उसको। उस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के चलते या किसी किसी बीमारी में एक्सेस के चलते हम लोगों के सोच में या हम लोग के व्यवहार में दिक्कत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्लड में आ नहीं पाता है जिससे कि हम लोग उसका एक टेस्ट कर सकें। जी। लेकिन चूंकि वैज्ञानिकों ने उस लेवल पर जाकर के स्टडी कर लिया है और उसी चीज़ को कम करने के लिए, उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर को काउंटर करने के लिए जो दवाएं निकाली गई हैं, तो हम लोग बेसिकली विस्तृत ढंग से मरीज का हिस्ट्री लेकर के, उनके व्यवहार को उनके परिवार से पूछ करके ही इलाज होता है। तो ये जो दवाएं हम लोग देते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर या जिस आदमी के सोच में या किसी के मन में उदासी रह रहा है या कोई आदमी बेवजह बहुत ज़्यादा बोलने लगा है, तो उन चीज़ों का इलाज जो होता है उनके एक्टिविटी से या उनका हिस्ट्री लेकर के ही हम लोग करते हैं। ओके। जब हम किसी रोगी की बात करते हैं या किसी खास व्यक्ति की बात करते हैं, उनके व्यवहार की विविध समस्याओं में मनोचिकित्सा बहुत उपयोगी होती है। और मनोचिकित्सक की जब बात करते हैं तो वो उन समस्याओं के समाधान के लिए कई खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इन खास तकनीकों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। एक तो ड्रग थेरेपी होता है जी। दूसरा साइकोथेरेपी, जिसको कि व्यवहारिक चिकित्सा, लोगों से बातचीत करके, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उन लोगों से बात करके उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, पारिवारिक तनाव है या लोगों के बीच में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो उनको समझा करके ही उनका निदान करते हैं। उसके अलावा बहुत तरह की और इस तरह का दिक्कत मने होता है तो लोग उन लोगों से भी कंसल्ट करते हैं या हम ही लोग भेजते हैं कि आपस में किसी तरह का तनाव है तो आप मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, नॉट मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक क्या दो अलग क्षेत्र हैं, अलग डिपार्टमेंट है, अलग पोस्ट हैं? या किसी इंसान को अगर हम तकलीफ में है, अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे मन में अंतर्द्वंद चल रहे हैं या हम किसी परेशानी में हैं, हमारे व्यवहार में बदलाव आ रहा है, तो मनोचिकित्सक के पास जाना उचित होता है या मनोवैज्ञानिक के पास? देखिए, दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। मनोचिकित्सक एक डॉक्टर होता है जो कि MBBS करने के बाद मनोचिकित्सा विभाग में उसका स्पेशलाइजेशन होता है। ओके। मनोवैज्ञानिक होते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग से वो उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि मरीज के साथ आपको कैसे उनका काउंसलिंग करना है, ठीक है। तो वो उन लोगों का पढ़ाई अलग होता है, वो आर्ट्स सेक्टर से आते हैं। ओके। मनोवैज्ञानिक आर्ट सेक्टर से आते हैं। और मनोचिकित्सक की अगर बात करें तो जैसे नॉर्मल MBBS करके लोग डॉक्टर्स बनते हैं, वैसे आप लोगों की एक पढ़ाई होती है। तो ये डिपार्टमेंट शुरुआत से ही आप लोगों को अलग कर दिया जाता है कि आपको मनोचिकित्सक नहीं, बनना अलग नहीं किया जाता है कि हम लोग मिल करके ही काम करते हैं जी। कि अगर हमको लगा कि किसी पेशेंट को मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो हम लोग उनके पास भेजते हैं कि आप उनका काउंसलिंग कीजिए, देखिए कि क्या और भीतर में चल रहा है कि बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया है तो घर में क्या परेशानी है या बच्चा पढ़ाई कम क्यों कर रहा है, तो वो मनोचिकित्सक उनके पूरे डिटेल में उनका फैमिली हिस्ट्री, उनका बच्चे का बैक हिस्ट्री ले करके वो उसको एक डायग्नोसिस क्लियर करते हैं कि आखिर बच्चा पढ़ाई में किसी पारिवारिक कारण के चलते वो पिछड़ रहा है या फिर वो किसी और दूसरा कारण हो गया है या बीमारी हो गई है। अगर बीमारी है तो हम लोग के पास भेजेंगे, या अगर पारिवारिक कारण से, किसी कारण से, माँ बाप के झगड़ा के चलते या परिवार में और किसी चीज़ के चलते, तो उन लोगों को समझा करके अगर पेरेंट्स रेडी हैं तब। ऐसे इंडिविजुअली ऐसा फ़ायदा नहीं होता है। जी बिल्कुल, परिवार का एक सपोर्ट और साथ होना ज़रूरी होता है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमारे शरीर के किसी अंग में कोई तकलीफ़ होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, अपनी तकलीफ़ को बता पाते हैं, उनसे अपनी सारी बातें साझा कर पाते हैं कि हमें शरीर के किस अंग में तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़ है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब एक मनोचिकित्सक के पास एक रोगी जाता है
तो वो क्या अपनी भावनाओं को, अपनी तकलीफ़ को खुलकर आपके सामने वो अपनी सारी भावनाओं को बता पाता है, आपसे साझा कर पाता है अपनी सारी बातें? बहुत अच्छे से। कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी लोग तो अपने मन की बात ही करने पड़ती है उन लोगों की। और हम लोग में जब ट्रेनिंग दिया जाता है उस समय में हिस्ट्री टेकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पेशेंट का आप कितने अच्छे से उसको कन्विंस कर पाते हैं या अपने उसके विचारों को पढ़ पाते हैं। तो शुरुआत में ट्रेनिंग जो हिस्ट्री टेकिंग की होती है जब हम लोग एमडी कोर्स में करते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और सबको उस फेज से गुजरना ही पड़ता है। उसके बाद जैसे कि सिंपल आपके पास कोई बुखार का मरीज आया तो आप केवल बुखार की ही बात जी, कीजिएगा। बिल्कुल। क्या हुई थी, बाहर का कुछ खा लिए थे या धूप में चले गए थे या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसका हिस्ट्री प्लस उसका डायग्नोसिस हुआ। हम लोग में होता है कि आप उसको पहले डिटेल हिस्ट्री लीजिए, फैमिली हिस्ट्री लीजिए, पर्सनल हिस्ट्री लीजिए कि किसी तरह का नशा करता है कि नहीं करता है, कि और कुछ दिक्कत है, जॉब में दिक्कत है। उसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है कि एट प्रेजेंट उसका मनोदशा क्या है। तो इस तरह से डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद ही डायग्नोसिस कंफर्म होता है कि वो पेशेंट अभी किस कंडीशन में है और क्या बीमारी है। बिल्कुल। आज के बदलते परिवेश में जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, जो व्यस्त दिनचर्या है, हर एक के पास बस खुद के लिए भी वक्त नहीं है, आसपास के लिए वक्त निकालना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हर उम्र के लोग अवसाद का शिकार हो रहे हैं, हर में एक अकेलापन का वो शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इसके जो कारण है और इसका क्या समाधान है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेसिक है कि हम लोग की सोच ही कुछ चेंज होते जा रही है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पा लेना है। जी, बिल्कुल। ठीक है। गार्जियन के साथ भी वही है। मान लिया कि आप जैसे अब बच्चों से ही हम लोग चलते हैं कि हर एक गार्जियन आज के डेट में चाह रहा है कि उसका बच्चा अपने क्लास का टॉपर बने। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर 100 बच्चे में एक ही बच्चा टॉपर बन सकता है या 2 या 3 बच्चे 1 to 5 में रह सकते हैं, एग्ज़ैक्टली, जी। तो उसके कारण गार्जियन का स्ट्रेस बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाता है, पढ़ाई नहीं करता है उसके लिए। अब हम लोग तो देखते हैं कि केजी में और 1-2 में भी लोग ट्यूशन लगा देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो बच्चों के ऊपर प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर दबाव देना दे ही रहे रहा है हैं, कि आप जी। देख नहीं रहे हैं कि हमसे बच्चा पढ़ेगा नहीं, हमसे बैठता नहीं है। लेकिन टीचर आता है तो टीचर तो अननेसेसरी का उसको एक स्ट्रेस दे रहे हैं कि पढ़ाई तुमको करना ही करना है और उसका केजी का रिजल्ट देख रहे हैं कि ए ग्रेड आया कि बी ग्रेड आया। ये दिस इज़ टोटली, माने अगर बोलिएगा तो एक तरह से देखिएगा तो ये नॉनसेंस है। केजी का बच्चा क्या रिजल्ट लाएगा, उसको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम क्या होता है और एग्ज़ाम कैसे देना है। लेकिन गार्जियन तो अपना स्ट्रेस उस पर डाल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि आजकल बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिविटी हम लोग के यहाँ लगभग ज़ीरो है। जी। ठीक है। तो बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए मिलता नहीं है। तीसरा हो गया है कि मोबाइल्स का और कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, तो आप 24 घंटे आपके हाथ में मल्टीमीडिया के साथ आप बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। चूँकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप वीडियो गेम ही को अपना स्पोर्ट्स मानने लगे हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है आदमी को डी स्ट्रेस करने के लिए बच्चों को नहीं मिल पाता है। जैसे पहले था कि आपको 1 घंटा खेलना है, स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना है। तो आजकल साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स हो गया है कि हाँ भाई आधा घंटा बच्चा बाहर में साइकिल चला लिया, तो दिस इज़ नॉट स्पोर्ट्स। ठीक है। स्पोर्ट्स का मतलब ग्रुप में आपको खेलना है कि थोड़ा सा आप साझा कर सकें, फिजिकल एक्टिविटी भी हो सके। गहन अध्ययन की बात करते हैं तो साइकोलॉजी को कई विषयों में बांटकर देखा गया है। इन विभिन्न शाखाओं के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? नहीं, हम आपको पहले भी बतला चुके हैं, साइकोलॉजी के विषय में हम लोग की पढ़ाई केवल क्लिनिकल बेसिस पर ही होती जी। है, जो कि जहाँ पर ज़रूरत हो। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी का हो, जी। इसलिए इस विषय में कि विभिन्न पहलुओं के साइकोलॉजी के विषय में हम बात नहीं करेंगे। हम लोग साइकेट्री के विषय में बात जी। करेंगे, बीमारी के विषय में बात जी, जी, करेंगे। जी। तो जैसे कि आपने बतलाया कि एक तो अवसाद या डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा बीमारी होती है एंग्जाइटी, तनाव की। तो एक लेवल पर आप स्ट्रेस काम कर रहे हैं, काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो आदमी फिर उसका परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज करने लगता है। बिल्कुल।
तो उसके बाद आदमी तनाव की बीमारी में चला जाता है। उसमें भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक ही काम को बार बार करना, या छुआछूत की बीमारी, उसको लग गया है कि हम में टच हो गया है, गंदगी फैल रही है। दूसरा जनरलाइज एंजाइटी, माने वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, पाल्पिटेशन बढ़ा रहेगा, घबराहट बेचैनी होती रहेगी, उसको एक जगह स्थिर बैठने में बहुत दिक्कत होने लगेगी, तो या काम करने में परफॉर्मेंस भी उसका डिक्रीज करने लगेगा। वो शाम के बाद या दोपहर के बाद उसको हेडेक होने लगता है। तो इस तरह की तनाव की बीमारी में भी, और जैसे फोबिया हो गया, उसको क्लोज स्पेस से डर लगेगा, हाइट से डर लगेगा, वो बंद कमरे में नहीं रह सकता है, या एसी वाले बोगी में वो ट्रेवल नहीं कर सकता है, जहाँ दरवाज़ा बंद होगा उसको बेचैनी घबराहट होने लगी। तो ये भी एक बीमारी है जो कि तनाव जी। की वजह से होता है। इसके अलावा बहुत ही एक कॉमन बीमारी जिसको कि सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, जिसमें कि जैसे आपने बतलाया कि बेवजह उसको आवाज़ें सुनाई देने लगी, काल्पनिक आवाज़ें, या फिर उसको बेवजह से लोगों पर शक होने लगा है कि लोग हमारे विषय में बात कर रहे हैं, हमारा मोबाइल हैक कर लेते हैं, अगल बगल के लोग हमको फंसाना चाहते हैं या साजिश कर रहे हैं। ये इस तरह की जो बीमारी होती है जिसमें कि आवाज़ें सुनाई देना या बेवजह शक होना, जिसको डिल्यूजन बोलते हैं, तो ये सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी में होती है। दूसरा एक और कॉमन बीमारी है जिसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें आदमी या तो बहुत तेज़ी में आ जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगना, या अपने आप को बहुत पावरफुल आदमी समझने लगना, पैसा ज़्यादा खर्च करने लगना, ज़्यादा बोलना, प्रेशर ऑफ स्पीच होता है उसमें, या फिर या उसका ठीक उल्टा, या डिप्रेशन में चले जाना, जैसे कि उसको लगे कि ज़िंदगी वर्थलेस है, होपलेस है, डिप्रेस्ड मूड रहेगा उसका। तो ये बाइपोलर में एक ही मूड का दो पोल, या तो एकदम तेज़ी में चला जाएगा जिसको मैनिया या हाइपोमैनिया में बोल सकते हैं, और जैसे दूसरा होता है उसका फेज डिप्रेसिव फेज, तो इसलिए इसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। तो जी। ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा बुजुर्गों में होती हैं डिमेंशिया, जिसमें कि भूलने की बीमारी जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें आदमी शुरुआत तो होती है कि छोटी छोटी चीज़ रख करके भूल गया, चाबी रख करके भूल गया, या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ भूल गया, थोड़ा देर के बाद उसको याद आएगा कि नहीं नहीं ठीक है, लेकिन वो जब बढ़ने लगता है तब आदमी अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है कि कहाँ बाथरूम जाना है, कहाँ कब नहाना है, खाए कि नहीं खाए, सब चीज़ भूलने लगता है। तो डिमेंशिया भी आज के समय में बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है जो कि बुजुर्गों में मिलती है। इसके अलावा चूँकि आपने एक चीज़ बतलाया कि एकाकीपन या हम लोग का जो लाइफ स्टाइल जो चेंज हो रहा है, तो एकाकीपन में किसी के पास समय है नहीं, तो उसमें से उसके चलते क्या होता है कि जो बुज़ुर्ग हैं हमारे यहाँ जो अकेलापन महसूस करते हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं रहता है, तो भी एक बहुत बड़ा कारण होते जा रहा है कि बुज़ुर्गों में डिप्रेशन, क्योंकि उनके पास समय है और टाइम करने के लिए है नहीं, उनसे और बातचीत उनसे करने की। इंटरेक्ट करने का लोगों के पास समय नहीं है, जी। तो वो भी बुजुर्गों में डिप्रेशन की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आज भी यह अवधारणा है कि अगर हमारे अंदर कोई बदलाव आ रहे हैं, व्यवहार में, हमारे मन में, हमारे स्वभाव में कोई बदलाव आ रहे हैं, तो कई बार हमारे आसपास क्या हम खुद भी इस बदलाव को नहीं समझ पाते कि हमें किसी मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। विगत कुछ वर्षों में और आज के समय की अगर बात करें, तो लोगों के व्यवहार में कि हमें मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए, या हमारे मन में, हमारे व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं, या हम किसी प्रकार की मन की बीमारी से ग्रसित हैं, कितना बदलाव आया है लोगों की सोच में कि वो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? नहीं, अब तो लोग डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, और इसमें ये कंपलसरी नहीं रहता कि पढ़े लिखे लोग और जो या उनका बैकग्राउंड ग्रामीण बैकग्राउंड है उनसे या शहर में, इससे बहुत ज़्यादा भी कोई फ़र्क नहीं है। लोग खुद ही पहुंच जाते हैं, या उनको लगता है कि नहीं हमको वहाँ दिखलाना है। कहीं कहीं कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अब मान लिया कि उनको पेट की बीमारी है, एंजाइटी के चलते गैस बन रहा है या घबराहट हो रही है, तो वो गैस्ट्रो के पास जाते हैं या फिर दूसरे विभाग में जनरल फिजिशियन के पास, लेकिन कुछ लोग अल्टीमेटली दवा वही चलती है।
तो कन्फ्यूजन कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन अल्टीमेटली उनको मनोचिकित्सा विभाग की ही दवाएं चलती है, या फिर वो लोग रेफ़र कर देते हैं कि हाँ भाई ये मेरे विभाग का नहीं है। लेकिन अभी करीब करीब 70-80% लोग खुद से ही आपको ढूंढते हुए चले आएंगे कि नहीं, हमको मनोचिकित्सा विभाग में ही जाना है, उन्हीं से दिखलाना है। तो कहीं न कहीं उनकी सोच में, उनकी अवधारणा में बदलाव आए हैं और लोग खुद से अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। राकेश जी कहते हैं कि ये ईश्वर की सबसे अद्भुत कृति हम मनुष्य हैं, और अगर मनुष्य के दिमाग की बात करें तो उसे समझना बहुत ही मुश्किल है, और आपका जो काम है उनसे बातचीत करके उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस बातों को समझना ही आपका मुख्य कार्य हुआ, तभी आप उनकी समस्याओं तक पहुंच पाते हैं। कितना मुश्किल होता है बातचीत के दरमियान, हर मरीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, उनकी घर की स्थिति, उनकी मन स्थिति, उनके आसपास का माहौल बिल्कुल अलग होता है, तो कितना मुश्किल होता है उनको समझना। नहीं, ये आप लोगों की जो मनोधारणा जनरल पब्लिक में रहता है कि हमने बतलाया कि हम लोग की ट्रेनिंग वहीं से शुरू होती है कि कैसे आपको उसके मन की बात, क्योंकि हर एक आदमी का स्वभाव अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके घर की स्थिति अलग है। जी जी जी। लेकिन एक तो नॉर्मल चीज़ हो गया वो, हम लोग को उसके बाद का जो स्थिति है, अगर उसके व्यवहार में कुछ इधर चेंज आने लगा है और क्या क्या चेंज आया है, बेसिकली ट्रीटमेंट उसका होता है। हम उसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा जा कर के केवल ये कोशिश करते हैं हम लोग निकालने की कि उसके कारण तो कोई स्ट्रेस नहीं हो गया। ओके, तनाव के मुख्य कारण तक आप पहुंचते हैं जी। फिर उसको डी स्ट्रेस करने का कोशिश करते हैं कि भाई उस चीज़ से निकलिए आप, तभी आपकी बीमारी ठीक होगी। अब मान लिया कि किसी सास बहू में झगड़ा है, उसके चलते बहू स्ट्रेस में आ गई या सास स्ट्रेस में आ गई, तो पहले तो झगड़ा तो बीच में ख़त्म करना होगा ना, नहीं तो केवल इलाज करने से तो बहुत ज़्यादा बात बनेगी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो समस्या का कारण तो अभी भी वही है। समस्या का कारण वही है। मान लिया कि उसको हम घबराहट, बेचैनी या नींद की दवा दे दिए, लेकिन जब साथ में रहना है, जब कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तब तो जब भी आप उनको देखिएगा या वो आपको देखेगा तो दिक्कत हो ही जाएगी। व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी उम्र का, वो छोटे बच्चे हों या टीनेजर हो या युवा हो या फिर बुज़ुर्ग हो, सबके ऊपर आज के समय में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे दबाव हैं। छोटी उम्र से हम बच्चों पर दबाव देते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो उनके ऊपर करियर का दबाव होता है, फिर परिवार की जिम्मेदारियाँ होती हैं। इस प्रकार हर उम्र में हम कहीं ना कहीं एक दबाव से घिरे हुए होते हैं। आपके पास जब रोगी आते हैं तो आज के समय की अगर बात करते हैं तो क्या छोटे बच्चे भी इस तरह के अवसाद, इस तरह के डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं? नहीं, आज के समय में अगर आप बच्चों से ही बात करें तो हमने इसके पहले भी ब्रेक के पहले बतलाया था कि बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जी, और उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लगभग नील रहता है। तो आप 5th से लेकर के 9th की बात अगर करें या 10th तक की बात करें बच्चों के, जो कि 17-18 साल या 16 साल 18 साल तक के बच्चों में, उन लोगों को एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। करियर का प्लानिंग गार्जियन शुरू से ही कर देते हैं कि हाँ भाई ये बनना है, ये बनना है। तीसरी बातें ये हो जाती हैं कि बच्चों को स्कूल से आना है, 1 घंटा रेस्ट करना है, फिर चले जाना है ट्यूशन के लिए, फिर आना है, सोना है, फिर अपना मॉर्निंग में स्कूल के लिए शेड्यूल बना देते हैं हम अपने बच्चों का। शेड्यूल स्ट्रिक्ट हो गया है और गार्जियन इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो इसके चलते बच्चों में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण आज के डेट में, जहाँ की मदर फादर दोनों जॉब में हैं, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से जो एक मिलना चाहिए सिंपैथी, या जो अलग माने अकेलापन जो उनको महसूस होता है कुछ घंटों के लिए ही सही, क्योंकि जॉइंट फैमिली बहुत कम जगह है, बिल्कुल, तो अकेले ही बच्चे रहते हैं, तो उसमें कभी कभी गंदी बातें सीख लेते हैं, क्योंकि उनके पास मोबाइल है, कहीं आजकल बहुत कॉमन हो गया है नशा जी, ठीक है, तो गार्जियन से नज़र बचा करके या कुछ पैसे लेकर के एक बार अगर उस दलदल में घुस जाते हैं लोग, तो उससे निकालना बड़ी मुश्किल हो जाती है, और उसके चलते हो जाता है कि उसका पूरा कैरियर ख़राब हो जाता है। तो एक तो नशा भी आज के टीनेजर के बीच में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो कि आज के समाज में या आज के दौर में कहीं से भी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके चलते उस बच्चे का पूरा कैरियर जो है वो ख़राब हो जा रहा है।
गार्जियन भी परेशान है, बिल्कुल, हम समाज डॉक्टर में भी ये एक परेशान रोग की हैं। तरह फैल रहा है। और इसको रोकना तो चूँकि सारी लोगों का ये ज़िम्मेवारी होता है, लेकिन जितना तेज़ी से या जितना माने ईज़िली यहाँ हम लोग के यहाँ ड्रग्स अवेलेबल टीनेजर के बीच में हो रहा है, हुँ, चाहे वो इन्हेलेंट हो या जो सूंघने वाला हो, व्हाइटनर, थिनर, ये सब जो लोग लेते हैं, या ब्राउन शुगर हो, स्मैक हो, तो ये चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल हो पा रही हैं और बच्चे इसके शिकार बहुत तेज़ी से होते जा रहे हैं, जो कि समाज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल। अलार्मिंग है अभी के कंडीशन में। तो ये अवेयरनेस फैलाना या गार्जियन को भी थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रहना, बच्चों पर नज़र रखना, या बच्चे के एक्टिविटी में इस तरह का कोई चेंज हो रहा है कि नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर तो नहीं जा रहे हैं। तो ये तो पेरेंट्स का भी थोड़ा-सा काम रहना चाहिए इस चीज़ को देखना। बिल्कुल। और बाकी तो हम लोग अवेयर कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि भाई इस तरह से आप बच्चों पर नज़र रखिए, जी। उसके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखिए, पैसा ज़्यादा नहीं दीजिए हाथ में। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बच्चे हों या युवा हों, उन सबके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस है। सबके अंदर कहीं न कहीं एक एकाकीपन-सा भी है और इन सारी चीज़ों से, जैसा कि आपने बताया कि ये समाज के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से किस प्रकार से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं इसकी रोकथाम के लिए? किस प्रकार से हम अपने आस-पास के लोगों को, समाज को जागरूक बना सकते हैं? देखिए चूँकि आदमी एकाकीपन में जीना सीख रहा है, जी। उनको अगल-बगल के लोगों से भी कोई मतलब नहीं हुँ, रहता हुँ। है। दूसरा है कि आदमी में एक बहुत बड़ी खराबी इधर आते जा रही है कि अगर आप उसका कुछ शिकायत कर दीजिएगा तो आप उसके लिए आप दुश्मन हो जाते हैं दुश्मन आप हो उसके, जाइएगा। बिल्कुल। तो ये एक नया एक ट्रेंड चल रहा है ये। लोग अपनी कमी नहीं सुनना हाँ, चाहते हैं। अगर कोई अगल-बगल का लोग आपके बच्चे के विषय में बतला दे, देखिए आपका बच्चे का इधर हुँ, हुँ। ठीक नहीं है, तो हो सकता है वो आपसे दोबारा बात नहीं करे। ये नहीं हुआ कि सिम्पैथाइज़ हो कि नहीं आपने हमारे विषय में जी, अच्छा चीज़ बिल्कुल, किया। बिल्कुल। तो इसके चलते लोग बोलना ही छोड़ दिए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अगर बगल में कोई पड़ोसी का लड़का भी कोई अगर नशा कर रहा है या कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो इस डर से भी लोग नहीं बोलते हैं कि सामने वाला क्या सोच लेगा या हम ही को समझेगा कि आप शिकायत कर रहे हैं मेरे बच्चे का। या बच्चे भी इतना रूड हो गए हैं, हो सकता है नेक्स्ट डे जाकर उनको कि आपको क्या ज़रूरत है मेरे विषय में मेरे पेरेंट्स से बात करने का। तो इस तरह का जो एक नया पिछले 15-20 सालों में जो चेंज आया है लोगों में या समाज में हमारे, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इस तरह का अगर कोई आदमी जानेगा नहीं, किसी को बोलेगा नहीं, तो गार्जियन को अचानक से तो कुछ पता चलेगा नहीं। जब तक पता चलेगा हो सकता है उस समय तक बहुत लेट हो गई हो। जी, ठीक है। बिल्कुल। दूसरा है कि और लोगों के पास ही वक़्त नहीं है हुँ, हुँ। कि जाकर के किसी को बोलें या उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि अपना ही दुनिया इतना बिज़ी हो गया है लोगों का। काम करना है, आना है, घर का देखना है, बच्चों को देखना है, हुँ, हुँ, फिर हुँ। सुबह से उठ कर के जॉब पर चले जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत कम समय में बहुत पाने वाला पहले वाला हम लोग का प्रोग्राम है नहीं, होता नहीं है वर्क जॉब अब की। अब सब सुबह कुछ में चाहिए 9 से आपको। लेकर के 5 बजे हुँ। तक का जॉब रहा। हुँ, हुँ। अब तो किसी का जॉब नाइट में है, किसी का जॉब डे में एग्ज़ैक्टली, है, तो जॉब प्रोफाइल भी थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बिल्कुल। ठीक आपके है, सोने का समय, आपके जागने का समय कुछ भी निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है। लोग इसके चलते भी थोड़ा-सा अब हम लोग तो अवेयर करते हैं लोगों को, कम से कम 1 घंटा समय आप हुँ, अपने हुँ। ऊपर या शरीर के ऊपर दें। कुछ मॉर्निंग वॉक पर जाएँ, एक्सरसाइज करें, जिससे कि फिजिकल के अलावा मेंटल हेल्थ में भी बहुत फ़ायदेमंद है। जी, बिल्कुल। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक समय था जब हर घर में 4-5 भाई-बहन होते थे या फिर जॉइंट फैमिली होती थी, आपस में ही उनका एक ग्रुप होता था। आज हर घर में या तो सिंगल चाइल्ड है या 2 हैं और हर माँ-बाप को लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। फिर भी आज के समय के युवाओं में, टीनेजर्स में आत्महत्या की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ गई है। इसके पीछे क्या कारण है? उनकी क्या मनःस्थिति होती है और किस प्रकार से इसका बदलाव कर सकते हैं? जैसे आपने बतलाया कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कर दें, बेहतर जी, से बेहतर करियर चुन दें, बिल्कुल। तो आप बच्चों के लिए करने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं हैं। हुँ, हुँ। बच्चों में ये हम लोग शुरू से ही ट्रेन कर देते हैं कि तुमको कुछ करना नहीं है, हम ही तुम्हारे लिए सब चीज़ करते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में कभी-कभी बच्चा ये महसूस करता है कि अरे हम तो शुरुआत होती है, ट्रेनिंग ही हुआ है ये, तो हमको कोई चीज़ चाहिए, मम्मी-पापा को फ़ोन किए कि हमको ये चीज़ चाहिए, वो तुरंत मिल गया। तो
आगे जा कर के मान लिया कि उसके अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ बात बोला जो कि उसके मदर फादर के रीच के ऊपर में है, अगर वो चीज़ नहीं किए तो उसमें टोलरेट करने की कैपेसिटी, या चूँकि पहले से बच्चा शेयर करने का कैपेसिटी, चूँकि सिंगल चाइल्ड नॉर्म है, दादा दादी भी नहीं है, या घर में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो उसमें पहले होता था दादा दादी काउंसलिंग कर लिए, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, या दूसरा बड़ा भाई है छोटा भाई से कुछ बोल दिया। बिल्कुल राकेश जी, आपने मनोचिकित्सा के बारे में, मनोचिकित्सा पद्धति के बारे में इतनी सारी बातें बताई, हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव, आपके पत्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें इंतज़ार रहेगा आपके ख़तों का। तो उठाइए कागज़ और कलम और नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com।